नमस्ते। तो आज बात करेंगे एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो की कि जो नॉर्मल पोर्टफोलियो होता है जिसमें 20, 25, 30 स्टॉक होते हैं जो फाइनेंशियल एडवाइजर बनाता है उसकी तरह करने की बजाय मैं किस तरह से फॉलो करता हूँ जिससे मेरे रिटर्न्स मैक्सिमाइज होते हैं और जिसमें मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज करी जिससे मेरे को रिटर्न्स थोड़े से बेटर मिले और जो फंडामेंटली वीक कंपनीज थी और जिसमें रिटर्न्स नहीं बन सकते थे उनको मैंने बेचा और वहाँ से उसके बाद स्टार्ट हुआ वो चीज़। तो उस बारे में बात करेंगे। सो लास्ट ईयर में मेरे रिटर्न्स नेगेटिव में थे, जीरो में नहीं बल्कि नेगेटिव में थे। उल्टा मेरे को लॉस दिख रहा था साल डेढ़ साल पोर्टफोलियो में पैसा रखने के बाद भी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि मेरे पास ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज हैं, जैसे कि जो भी टिपिकल कंपनीज होती हैं, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, ये सारे बड़े नाम थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि जिस टाइम बुल मार्केट था ये महंगे शेयर और महंगे हो रहे थे, उस टाइम पे मैंने इन्हें खरीदा और कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं होता था। टिपिकली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। जो पैसा बचता है 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए, वहीं से स्टार्ट करता है हर बंदा पोर्टफोलियो को। हमने भी उसी तरह से किया था। बट हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज किया कि हमने अपने पैसे को एक तरह से लॉक इन कर दिया है। लॉक इन करने पर रिटर्न नहीं बनता है। तो हमने नोटिस किया कि हमारे पास दो तरह की कंपनीज हैं। पहली कंपनीज है वो तो है लार्ज कैप। लार्ज कैप क्या है, उस टाइम पे बुल मार्केट निकल के चुका था तो जितने महंगे हो सकता था महंगे से महंगे में हमने खरीदा तो वहां से रिटर्न नहीं बना। और दूसरी कंपनी थी हमारे पास नैनो कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। 50-100 करोड़ की, 100-200, 500 करोड़ वाली जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, ज़्यादा ही खुजली आ रही है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया था। तो मैंने देखा कि जो नैनो कैप है और जो माइक्रो कैप है वो मोस्टली कंपनीज हमारी या तो आधी हो गई या फिर 20-30% गिर गई और कुछ कुछ 60-60% तक गिर गई। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर इन्वेस्ट करने में तो फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने एनालाइज किया कि ये जो कंपनीज हैं नैनो कैप और माइक्रो कैप, इनमें इन्वेस्ट करने के लिए बंदे के पास नेटवर्थ होनी चाहिए ज़्यादा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी जो छोटी कंपनीज हैं इसमें क्या होता है, अगर आप प्रमोटर्स से मिल नहीं पा रहे हो, आप उसकी बात नहीं सुन पा रहे हो, तो आप समझ नहीं पाओगे ये कंपनी करती क्या है। और जनरली नैनो कैप और माइक्रो कैप में क्या होता है, प्रमोटर्स आपको न्यूज़ चैनल्स में मिलेंगे नहीं। आप फाइनेंशियल रिपोर्ट ढूंढोगे कि इसने कितना पैसा कमाया, कहाँ पे कमाया, तो वो कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो वो बहुत टिपिकल हो जाता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए उस कंपनी की डिटेल्स निकालना है एक्चुअल। और मैनिपुलेशन भी वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप्स, क्योंकि वहाँ पर इतना कंट्रोल नहीं होता बुक्स के ऊपर और इतना ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। तो अगर किसी की नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, 1,000-500 करोड़ का कोई बंदा है, तो वो क्या होता है, वो उनके प्रमोटर से डायरेक्ट मिल लेता है और उसमें एक अच्छा स्टेक खरीद लेता है, वहाँ से वो पैसा बनाते हैं। जैसे पास्ट में विजय केडिया सर ने बनाया, वो सिर्फ नैनो कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो बहुत छोटी कंपनी खरीदते हैं तो वो डायरेक्ट उनके लिंक्स रहते हैं प्रमोटर्स से। मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लिंक्स रहते हैं रिगार्डिंग द कंपनी की, कंपनी किस चीज़ में काम कर रही है, फ्यूचर की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट करते हैं। उसको देख के कि भाई क्या हो सकता है इसमें साल, 2 साल, 5 साल के अंदर। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो नैनो कैप और माइक्रो कैप में दिमाग लगाना बेकार है। वहाँ सिर्फ हम रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बर्बाद होता है, हमारी जेब का पैसा निकल के ऑपरेटर की जेब में जाता है, क्योंकि ऑपरेटर और प्रमोटर्स मिलके कंपनी के शेयर को मैनिपुलेट करते हैं। मैं ये अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये डाटा बताता है, पास्ट की रिपोर्ट्स बताती हूँ, जितने भी फ्रॉड्स हुए हैं उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये कैमरा पे बोलने वाली चीज़ है या नहीं है, बट अब मोस्टली सब लोग जानते ही हैं तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि मैंने लार्ज कैप में क्या हुआ। लार्ज कैप में मैंने वही TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट, जो भी बड़े बड़े नाम हैं सारे खरीद लिए। उस टाइम पे इतनी नॉलेज तो थी नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज किया कि भाई साल डेढ़ साल निकल चुका है, शेयर 100 रुपये ऊपर या 200 रुपये नीचे, 300 रुपये ऊपर, तो वहां से यार रिटर्न नहीं निकल के आ पा रहा है। 1% ऊपर, 4% नीचे, मतलब साल में यार, मतलब जब तक पैसा नहीं बने रिटर्न, मतलब हमारे पास कैपिटल इतना बड़ा नहीं था कि यार 10-20-50 करोड़ है कि 2-4% रिटर्न भी आ गया और 2-4 करोड़ बन गए। हमारे पास लाखों में ही पैसे रहे थे। अभी भी करोड़ों में तो पोर्टफोलियो नहीं है, लाखों में ही है। तो वहां से हमने एक चीज नोटिस करी कि भाई लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके आपका पैसा लॉक हो जाएगा और यहाँ पर रिटर्न बनने वाला है नहीं। फिर हमने नोटिस किया स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज को, तो उसके बाद हमने इन्हें बेचना शुरू किया। जैसे जैसे हमारा लॉस कवर हुआ, लार्ज कैप को कोई भी लॉस पे नहीं बेचना चाहिए जनरली, क्योंकि जैसे ही बुल मार्केट आता है ना सबसे पहले वो बिक जाता है, आपको बिना लॉस के उसको बेचने का चांस मिल सकता है।
बट अगर बहुत ही ज़्यादा कोई फंसी हुई कंपनी है, उसका रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह सब गड्ढे में जा रहा है, तो आप उसको निकाल दो तो वो बेटर है। भले ही 2-4% नीचे निकाल दो, क्योंकि वो आपका बहुत टाइम खा जाएगा। उस टाइम में आप कोई और कंपनी लेके उससे रिटर्न बना सकते हो। बट अगर किसी का रेवेन्यू प्रॉफिट स्टेबल है तो उसको लॉस में बेचने में थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पास्ट में आपने थोड़ी बहुत गलती करी थी, जिसमें हमने ग्रोइंग लार्ज कैप थी, थोड़ी सी ग्रोइंग थी, जिसको हमने लॉस में बेचा, हम उसको प्रॉफिट में ही बेच सकते थे। बस उसको क्वार्टरली रिजल्ट आना था, उसके बाद उसका प्रॉफिट बन जाता, तो वहां से शेयर्स भी थोड़ा बहुत चल जाते हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि उसके बाद इन्हें जब हमने बेचा तो उसके बाद हमने कौन सी कंपनीज चूज करी जिससे हमें रिटर्न बनना शुरू हुए। तो हमने स्टार्ट किया स्मॉल कैप और मिड कैप में परचेस करना, मेनली स्मॉल कैप। मेरा जो ग्रिप है फंडामेंटल एनालिसिस का, वो माइक्रो कैप और नैनो कैप में इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा स्मॉल कैप है। मैंने जितना भी पैसा बनाया वो पैसा बनाया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके, क्योंकि मिड कैप में क्या होता है, स्केलेबिलिटी थोड़ी सी लिमिट हो जाती है। जैसे वो मिड कैप होता है वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देने में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। बट अगर आप सेफ्टी की बात करें तो मिड कैप इज फार बेटर, अगर आपको सेफ्टी के साथ ग्रोथ भी चाहिए। बट आपकी कंडीशन अगर मेरे जैसी थी, जैसे इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हमें रिटर्न्स बनाना था टाइम्स में, ना कि परसेंट में। 10-20% रिटर्न बनने से हमारे पास जो कैपिटल था उसका कुछ नहीं होने वाला था। हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी। और नैनो कैप में डाल के कि भाई 1 रुपये वाला शेयर, 2 रुपये वाला शेयर, वहां से भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली हमें 50-60% गिरा हुआ ही दिख रहा था। साल और 1.5 साल वेट कर लिया, बट अल्टीमेटली समझ आ गया था कि यार ये बेकार है, यहाँ पर कुछ होने नहीं वाला। फिर हमने दिमाग लगाया स्मॉल कैप में। जैसा मैं बात करता हूँ पास्ट वीडियोस में कि जो भूल गया जैसे मैं बात करता हूँ स्मॉल कैप्स में कि जो नैनो पास्ट वीडियोस में कि जो नैनो कैप्स और माइक्रो कैप है वहाँ पर हम इतनी एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमोटर्स नहीं मिलते हैं और न्यूज़ नहीं मिलती है, डाटा नहीं मिलता है। लेकिन स्मॉल कैप में अभी 2 इंडस्ट्रीज हैं, मतलब 2 फील्ड्स हैं जहाँ पर अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। एक है आईटी, एक है फाइनेंस। तो एनबीएफसीज हो गया, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो गई, फाइनेंसर्स हो गए जो होम लोन्स वगैरह करते हैं। तो हमने वहां से देखा कि कौन कौन सी बड़ी कंपनीज हैं जो अच्छा प्रॉफिट बना रही हैं, उसके साथ ही कौन सी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि उसी टाइप का बिजनेस दे रही हैं, थोड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और थोड़े एडवर्टीजमेंट में। और हमने उनकी वेबसाइट्स को चेक किया कि भाई किस तरह की सर्विसेज हैं। जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस विद इन 48 आवर्स आपको बता देगा कि आपका लोन हो पाएगा या नहीं। आप कहीं बैंक में जाओ या कहीं किसी से बोलो तो भाई इतनी तो घूस खा जाते हैं बीच में पता नहीं कैमरे बोलने का है नहीं है, इतनी घूस खा जाते हैं ये लोग बीच में, और उसके बाद भी 1 हफ्ता लगेगा, 2 महीना लगेगा, तो वहां पे आदमी लटका रहता है। तो विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स अगर कोई कंपनी जवाब दे पा रही है और इजीली किसी को मैनेज कर पा रही है, तो वहां से ग्रोथ हमें देखा कि देखो बातें ठीक लग रही हैं, वेबसाइट वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन आप जब भी शेयर खरीदें तो आप हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस करके खरीदें कि कंपनी के अंदर ग्रोथ क्या है। नंबर्स ड्रिवन होना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको देखना पड़ेगा कि इस साल की सेल क्या है। ये सब बातें तो ठीक है, कंपनी बहुत बढ़िया है, मुझे सेल बताओ, प्रॉफिट बताओ। और उसमें आपको ये देखना होगा कि खाली सेल और प्रॉफिट बढ़ रहा है या ईपीएस भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आपका ईपीएस नहीं बढ़ रहा और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कंपनी इक्विटी को डाइल्यूट कर रही है। वहां से क्या होता है, शेयर चलता नहीं, क्योंकि जब तक ईपीएस बढ़ेगा नहीं, जब तक पीक क्रैश नहीं होगा तो महंगा लगता रहेगा मार्केट में, तो उसको जनरली कोई खरीदता नहीं है। इसीलिए साल 2-2 साल के लिए कंसोलिडेट कर जाते हैं प्रॉफिट बनने के बाद भी। तो हमने वहां से एनालाइज किया कि भाई छोटी छोटी कंपनीज आईटी में और फाइनेंसर्स में कौन सी हैं, तो वहां से हमने परचेस करना शुरू किया। पास्ट में एक आध एग्जांपल भी लिया था एजुकेशनल पर्पस के लिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हमने न्यूज़न सॉफ्टवेयर पकड़ा था, वो वहां से हमने साल भर में करीब 2.5 गुने से ऊपर रिटर्न बन चुका है। अभी मेरे को 156% दिखता है जब हम पोर्टफोलियो में देखते हैं। इसके अलावा हमने होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस फाइनेंस, आवास हमने नहीं लिया क्योंकि उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो था। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारी कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, प्लस ये बहुत सारी रिस्क अपने साथ लाते हैं। मेरा पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, वो 40% भी गिर सकता है, लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, एग्रेसिव पोर्टफोलियो नहीं बनाओगे, जब तक आपका रिटर्न नहीं बनेगा। आप ये चीज़ नोटिस करेंगे लार्ज कैप्स में, जब आप ये जो बड़े बड़े नाम हम सुन के खरीद लेते हैं, इन्हें आप देखोगे 2-3 साल 4 सालों में कुछ रिटर्न ही नहीं बना। 20% 30% रिटर्न, तो ऐसा लगता है कि भाई दिन में आदमी 1-2 बार पोर्टफोलियो खोल के देखता है, तो इतने टाइम से हम ये शेयर को देखते आ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो एक टाइम के बाद थोड़ी सी खुंदक आने लगती है कि यार क्या कंपनी है, ये क्यों ले ली। बट मैं बात कर रहा हूँ जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, अगर किसी के पास बड़ा है, मतलब 50-100 करोड़ है, 10-20 करोड़ है, 2-4-5 करोड़ है,
तो अल्टीमेटली उसको लार्ज कैप में थोड़ा रखना चाहिए और मिड कैप में जाना उसकी एक चॉइस होगी अगर उसको ग्रिप अच्छा है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल था, जो भी इधर उधर से करके हमने जुगाड़ किया कि भाई कहाँ से पैसा आ सकता है, कुछ बिजनेस किया, कुछ जॉब किया, जहाँ से भी आ रहा है हमने पोर्टफोलियो को बनाया, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आता नहीं था, यही आता था, इसी में इंटरेस्ट था, इसीलिए इसी के रिगार्डिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो वहाँ से हमारे पास ग्रिप आया कि यार ये वाली कंपनीज अच्छी चल रही हैं। तो हमने वहाँ पर दो चीज़ नोटिस करी। पहली कि जो कंपनीज ट्रेंड मतलब जो सेक्टर्स ट्रेंड में चल रहे हैं, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया, इसके नीचे अंदर की छोटी कंपनीज अगर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रही हैं 3-4 साल से, उनको खरीदना थोड़ा सा सेफ है। अगर उसका पी थोड़ा सा 25 के नीचे मिल जाता है, 30 के नीचे मिल जाता है, थोड़ा रीजनेबल मिल जाता है। क्योंकि जब क्या होता है, अगर इन केस प्रॉफिट नहीं आया, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आया, तो जब पिटाई होगी तो जो छोटे पी की कंपनी है ना उसमें पिटाई कम होती है। जब आप बड़े पी पे खरीद लेते हो 70, 80, 100, 150 के पी पे, तो वो आपका पैसा कई बार आधा भी हो जाता है। ये चीज़ हमने आवास फाइनेंस में देखी, जितना एक्सपेक्टेड रिटर्न था उतना नहीं बना, तो वहां से पैसा आधा भी हुआ और वो फिर पड़ा रहता है जब तक वापस से उस टाइप की ग्रोथ नहीं आती है। तो उसमें आपका साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए शेयर फ्लैट रह सकता है, तो उसमें आपका रिटर्न तो बॉन्ड और एफडी से भी खराब बनेगा। तो वो चीज़ को आपको सोचना चाहिए। हाई पी शेयर्स, ट्रेंड में चलते हुए हाई पी शेयर्स नहीं लेने चाहिए, बट जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स हैं वहां से आप पिक कर सकते हैं। पहली चीज़ मैं भूल गया था। सेकेंड चीज़, अगर कोई कंपनी किसी सेक्टर को डोमिनेट कर रही है, वो सेक्टर भले ही इतना ग्रोथ नहीं कर रहा है, बट अगर वो कंपनी डोमिनेट कर रही है, फॉर एग्जांपल हमने पास्ट में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज देखा था। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज फेविकॉल है, वो डोमिनेट करता है, बट प्रीमियम रिटेल सेगमेंट में सेकंड नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर तो पिडिलाइट है, वो बहुत बड़ा हो चुका है, उस पर एक्सट्रीम ग्रोथ, मतलब जो बोलते हैं कि भाई रॉकेट बन जाए, उस टाइप की ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है। तो हमने देखा सेकंड नंबर पे कौन है, तो हमने नोटिस किया, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं छोटे शेयर्स के नाम ले रहा हूँ, थोड़ा रिस्की हो सकता है, आप उसको सोच के चलें। हमने नोटिस किया कि भाई ज्योति रेजिन्स करके एक कंपनी है जिसका एक प्रोडक्ट है यूरो 7000, वो प्रीमियम रिटेल सेगमेंट में वुड एडिशिव्स में फेविकॉल के बाद सेकंड नंबर पर आता है। तो हमने देखा है वो 1,35,000 करोड़ रुपए की कंपनी, और यहाँ पर ये 16-17 जिसमें हम खरीदे 1400 करोड़ रुपए की कंपनी थी। 1400 करोड़ रुपए की कंपनी टक्कर दे रही है ऐसी कंपनीज, तो भाई प्रोडक्ट में कोई ना कोई तो बात होगी। फिर हमने उनके प्रमोटर्स के इंटरव्यूज सुने, हमने उनका डाटा देखा कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, कंसिस्टेंट आ रहा है, डिप तो नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी चाहिए, अगर प्रॉफिट और ग्रोथ कंसिस्टेंट आ रहा है कि भाई इस साल 10 रुपये कमाए, फिर 20 कमाए, 30 कमाए, ऐसा नहीं होना चाहिए 10 कमाए, 20 कमाए, 30 कमाए, वापस 10 कमाए, क्योंकि अगर वापस आया तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वहाँ से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि भाई ये किसी रीजन से सेल आ रही हुई, कहीं कुछ डेफिशिएंसी है, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पर ग्रिप होना, आपको समझ होना कि भाई ये जो प्रमोटर बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर एक्चुअल में इसके प्रोडक्ट में दम है। तो इसमें आप कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, आप दुकानों वगैरह पे जाके रिव्यूज़ देखें, या फिर प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके देखें कि आप क्या करते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। बट मेनली हम डाटा ड्रिवन होते हैं, तो वो हमें सस्ता तो नहीं मिला, 28-30 के पी पर मिला, रीजनेबल पी मिल गया, बट यहाँ से हमें पी एक्सपेंशन दिखता है, क्योंकि जब हम पिडिलाइट को देखते हैं तो 70-80-100 तक के पी पे माल बिकता है। तो वहाँ से वो कंपनीज में हमें वैल्यू नजर आई, तो हमने उसको पोर्टफोलियो में डाला, वहाँ से रिटर्न बनना शुरू हुआ। तो अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास छोटे पैसे हैं तो आप दो चीज़ों से अगर बच जाओ। पहली चीज़, माइक्रो कैप, नैनो कैप, 1 रुपये 2 रुपये वाले शेयर के चक्कर में पड़ना नहीं। और दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अल्ट्रा मेगा कैप, लार्ज कैप, क्या मेगा कैप हो गया है जो कि भाई 8-10 लाख करोड़ की, 12 लाख करोड़ की कंपनी है, रिलायंस 18 लाख करोड़ की कंपनी है। तो भाई ये 18 लाख करोड़ से 180 लाख करोड़ की नहीं बनने वाली, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट ही नहीं है। जिनको प्रोडक्ट और सर्विस बिक सकते थे उनको ऑलरेडी 50-60-70% बेच चुके हैं, कवर कर चुके हैं एरिया। तो वापस से 100 से ऊपर % तो नहीं ला सकते ना। अगर किसी का इंटरनेशनल बिजनेस है तो वहाँ पर स्केलेबिलिटी आती है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। बट मेनली मैं जिस चीज़ से मैंने पैसा बनाया और जो हमारे लिए काम करता है वो ये है कि मैं स्मॉल कैप में फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनीज को चूज कर पाता हूं, तो वहां से ग्रोथ मेरे को मिलता है छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाने का। इसके साथ ही मिड कैप में जो लो पी के हैं, मिड कैप में अगर आप हाई पी लोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्यूचर अर्निंग्स का पी यहाँ पर बन चुका है, ऑलरेडी 5 गुना हो चुका है। तो 5 गुने के बाद वापस 5 गुना तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि फिर तो 25 गुना हो जाएगा। 25 गुना बनाने के लिए पहले 25 गुना ग्रोथ तो आए, क्योंकि वो टेम्परेरी बेसिस पे अगर आ भी गया तो अल्टीमेटली गिरेगा ही। तो आपको अगर मिड कैप में लेना है तो आप रीजनेबल पी देख सकते हैं विद ग्रोइंग सेक्टर्स, और अगर आपको स्मॉल कैप में देखना है
तो आप विद ग्रोइंग सेक्टर्स तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको रिटर्न और रिस्क थोड़ा और एग्रेसिव लेना है तो आप ऐसे सेक्टर्स देख सकते हैं जहां पर फर्स्ट नंबर पे तो नहीं लेकिन सेकंड नंबर पे कंपनी डोमिनेट कर रही है। फॉर एग्जांपल ज्योति रेजिन्स। रिस्क आपका है भाई, खरीद वरीद मत लेना मेरा सुन के। मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, मुझे पता है कि मेरा पैसा डूब सकता है और बन भी सकता है, तो वो रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके हाथ में रहेगा। जब भी आप रिटर्न बनाने जाओगे आपको रिस्क होगा कि आपका पोर्टफोलियो 40% गिर सकता है, उसी के साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपका पैसा 2.5, 3, 4 गुना भी बन सकता है 2-2.5 साल के अंदर अंदर। तो ऐसे देखना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।